दूसरी जंग अजीम के बाद की दुनिया में अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते तो इसके लिए जापान शायद दुनिया की सबसे बदतरीन जगह होती। लेकिन टोक्यो की बमबारी से तबाहशुदा एक दफ्तर में दो इंजीनियर्स ने दुनिया भर की तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों की कंपनी की बुनियाद रख दी और यह कंपनी थी सोनी। आज अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं या अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो तो सोनी का फुटप्रिंट आपको हर जगह दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर म्यूजिक, मूवीज, वीडियो गेम्स और यहां तक के रोबोटिक डॉग्स तक सोनी ने हर मैदान में कदम रखा है। लेकिन जब आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एक साथ हाथ डालें तो एक कड़वा सच आपका हमेशा इंतजार कर रहा होता है और वो ये कि आपके दुश्मन हर तरफ मौजूद हैं जो आपको गिराना चाहते हैं। सोनी की हिस्ट्री सर्वाइवल की कई जंगों से भरी पड़ी है। अपने ही पार्टनर टिन नैंडो के हाथों एक बड़े फ्रेब से लेकर शुमाली कोरिया के जासूसों के साइबर हमलों तक इस कंपनी को बहुत कुछ सहना पड़ा। यह कहानी है सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अरूज की, रेडियो रिपेयरिंग सर्विस की शुरुआत से लेकर $100 बिलियन तक की सल्तनत बनने तक की कहानी। सोनी के फाउंडर अकियो मोरिटा की पैदाइश 1921 में जापान में हुई। बचपन से ही उन्हें खानदानी कारोबार संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। उनका खानदान 14 नस्लों से शराब बनाने का कारोबार चला रहा था जो बाप से बेटे को मुंतकिल होता आया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में अकियो को अपनी कंपनी की तमाम बोर्ड मीटिंग्स में शामिल किया जाता था। लेकिन उनका दिल कारोबार में नहीं बल्कि रेडियो और फोनोग्राफ जैसी टेक्नोलॉजीज में लगता था। अकियो ने अपने वालिद से कहा कि वो इकोनॉमिक्स की बजाय फिजिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं और हैरानकुन तौर पर उनके वालिद मान भी गए। और फिर बाद में यही फैसला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अकियो की जिंदगी बचाने का भी सबब बना और यही अकियो की किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ भी साबित हुआ। दरअसल 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जापान ने लाखों नौजवानों को फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि अकियो फिजिक्स पढ़ रहे थे इसलिए उन्हें फौज में लड़ने की बजाय हथियार डिजाइन करने के काम पर लगा दिया गया। 1944 में अकियो ने नेवी में इंजीनियरिंग की पोजीशन पर काम शुरू कर दिया और यहीं उनकी मुलाकात अपने फ्यूचर बिजनेस पार्टनर मसारू एबुका से हुई। ये दोनों इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी के शौकीन थे लेकिन उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि उनकी तख्लीकात जंग के लिए इस्तेमाल की जाए। वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जो आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाए, ना कि जिंदगियों का खात्मा करे। लेकिन हकीकत यह थी कि जापान की फौजी टेक्नोलॉजी अमेरिका से बहुत पीछे थी और जल्द ही अकियो और मसारो जान चुके थे कि यह जंग जीतना नामुमकिन है। और फिर अगस्त 1945 में उनकी ये पेशगोई सच साबित हुई। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया और जापान ने हर तरह से हथियार डाल दिए। इसके साथ ही अकियो और मसारो की फौज में मुलाजमत भी खत्म हो गई और दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। क्यों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे जबकि मसारो ने अपनी छोटी सी कंपनी खोलने का फैसला किया। जंग के बाद जापान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तमाम बड़े शहर मलबे का ढेर बन चुके थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे और हर साल सख्त सर्दियों में हजारों लोग ठिठर कर मर जाते थे। पुलिस भी कमजोर थी जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ गया था। ऐसे में ज्यादातर नौजवान या तो जापानी माफिया याकूजा में शामिल हो रहे थे या अमेरिकी फौजियों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इस बुरी हालत के बावजूद मसारो ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें ऐसी कंपनी बनाना थी जहां इंजीनियर्स खुलकर काम कर सकें और इजादात कर सकें। मसारो ने अपना पहला प्रोडक्ट जो तैयार किया वो एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर था। लेकिन ये इलेक्ट्रिक कुकर या तो चावल जला देता था या उन्हें कच्चा छोड़ देता था। रिजल्ट टोटल फ्लॉप। मसारो ने इलेक्ट्रिक हीटिंग ब्लैंकेट बनाने की कोशिश की लेकिन यह प्रोडक्ट भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। मगर मसारो ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उनका मानना था कि हर नाकामी कामयाबी के एक कदम करीब ले जाती है। और फिर इसी नाकामी के बाद मसारो को पहला कामयाब बिजनेस आइडिया मिला, रेडियो मुरम्मत करने का आइडिया। दरअसल जंग के दौरान जापानी हुकूमत ने रेडियो के तमाम तार काट दिए थे ताकि लोग अमेरिकी प्रोपेगेंडा ना सुन सके। और अब जब जंग खत्म हो चुकी थी तो लोग अपने रेडियो दोबारा ठीक करवाना चाहते थे। ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए मसारो ने रेडियो रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। मसारो के रिपेयर किए गए रेडियो सेट्स पर लोग फिर से गैर मुल्की न्यूज और म्यूजिक सुन रहे थे। यह बिजनेस इतना हिट हुआ कि एक बड़े जापानी मैगजीन ने मसारो के कामयाब बिजनेस पर एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया और आखिरकार इसी मैगजीन आर्टिकल ने सोनी की बुनियाद रखी। अकियो मोरिटा ने जब यह आर्टिकल पढ़ा और उन्हें मसारो के बिजनेस का पता चला तो उन्होंने फौरन राब्ता किया। अकियो ने बताया कि वो भी इस काम में मसारो की मदद करना चाहते हैं ताकि जापानी लोग भी बाकी दुनिया के साथ चल सके। दोनों ने फैसला किया कि वो एक कंपनी बनाएंगे जो पुराने प्रोडक्ट्स की रिपेयरिंग की बजाय नए प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी। लेकिन इसके लिए अकियो को अपने फादर से परमिशन चाहिए थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अकियो की फैमिली 14 जनरेशन से शराब बनाने का कारोबार कर रही थी
और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि फैमिली का कोई बेटा बिजनेस छोड़कर अपना अलग रास्ता अपनाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अकियो के फादर ने फैमिली ट्रेडिशन के अगेंस्ट उन्हें इजाजत दे दी, बल्कि उन्होंने अकियो और मसारो को इन्वेस्टमेंट के लिए 2 लाख के करीब जापानी येन भी दिए ताकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। 1946 में अकियो और मसारो ने टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली और यही कंपनी बाद में सोनी के नाम से मशहूर हुई। किसी भी बड़ी कंपनी की तरह शुरुआत में सोनी को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन 1950s में उन्होंने हुकूमत के लिए एक नया टेप रिकॉर्डर बनाया तो यूं तो कोई बड़ा हिट ना हुआ, लेकिन ये सोनी के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा कदम जरूर साबित हुआ। जैसे ही टेप रिकॉर्डर के कारोबार ने रफ्तार पकड़ी, एक नई टेक्निकल इनोवेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया और वो इनोवेशन थी ट्रांजिस्टर की। 1952 में अकियो और मसारो को मालूम हुआ कि वो कंपनी जिसने ट्रांजिस्टर इजाद किया था, दीगर कंपनियों को इस टेक्नोलॉजी के लाइसेंस यानी राइट्स फरोख्त कर रही है, सेल कर रही है और बदले में उन्हें एक फिक्स्ड रॉयल्टी अदा करना होगी, यानी उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होगी उस कंपनी को। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इनकलाबी तब्दीली ला रहा था। इस मौके को हर सूरत हासिल करने के अज़्म के साथ अकियो अमेरिका पहुंच गए और जारहाना मुज़ाकरात के बाद जापान के लिए इस टेक्नोलॉजी के लाइसेंस हासिल कर लिए, यानी इससे उन्हें न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई, बल्कि पूरे जापान में ये ट्रांजिस्टर सेल करने की भी इजाजत मिल गई। इस विजिट के दौरान अकियो अमेरिका की आसमान को छूती इमारतों को देखकर हैरान रह गए। वापसी पर उन्होंने जर्मनी में भी स्टे किया, जहां जंग के बाद इकोनॉमी तेजी से बहाल हो रही थी। ये वाज़ेह था कि जापान बाकी कंट्री से बहुत पीछे था। जब वो बिलाखिर वतन वापस पहुंचे तो एक वेटर ने उनके टेबल पर एक छोटी सी कागज की छतरी रखी और बड़े फख्र से कहा कि ये मेड इन जापान है। अगरचे वेटर के लिए ये एक मामूली बात थी, लेकिन उस वक्त अकियो को अपने मुल्क की हैसियत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी लम्हे अकियो ने एक नया आज़म कर लिया। उन्होंने फैसला किया कि मेड इन जापान का मतलब कुछ बहुत बड़ा और शानदार होना चाहिए, लेकिन यह नया ख्वाब हासिल करना आसान नहीं था। अब जबकि उनके पास ट्रांजिस्टर बनाने का लाइसेंस था, तो इसका सीधा मतलब अकियो और मसारो के लिए अपनी कंपनी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का सुनहरा मौका था। लेकिन इस सब के लिए उन्हें अपनी कंपनी का नाम बदलने की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो पूरी दुनिया में आसानी से बोला जा सके, जिसे पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा सके। इसके लिए वो दोनों डिक्शनरी उठाकर बैठ गए और डिक्शनरी में तलाश करते हुए उन्हें सोनस वर्ड मिला, जो लैटिन जुबान में आवाज के लिए इस्तेमाल होता है, और उन्होंने इसे जापानी जुबान के एक लफ्ज सोनी के साथ मिला दिया, जो उस वक्त जापान में नौजवान लड़कों के लिए बोला जाने वाला एक गैर रस्मी लफ्ज था, और यूं उन्हें अपनी कंपनी सोनी का नाम मिल गया। अगरचे सरकारी कागजों में कंपनी का नाम तब्दील होने में कुछ साल लगे, लेकिन उन्होंने अपने नए प्रोडक्ट यानी ट्रांजिस्टर रेडियो पर सोनी का लोगो लगाना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि ट्रांजिस्टर की मदद से वो उस वक्त के भारी भरकम और बड़े बड़े रेडियोस के मुकाबले में ज्यादा छोटे और पोर्टेबल रेडियोस बना सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्रांजिस्टर की मैस प्रोडक्शन शुरू की तो 95% से भी ज्यादा यूनिट्स नकारा निकले। नकारा ट्रांजिस्टर पर आने वाले अखराजात की वजह से कंपनी के माली वसाइल तेजी से खत्म होने लगे और कारोबार को बचाने के लिए उन्हें बैंक से कर्ज लेना पड़ा। ट्रांजिस्टर के फर्स्ट बैच की नाकामी के बाद अगर इनका ट्रांजिस्टर रेडियो भी नाकाम हो जाता तो उनका कारोबार भी खत्म हो सकता था। लेकिन सालों की मेहनत के बाद 1955 में उन्होंने बिलाखिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया और अपना पहला रेडियो TR-55 लॉन्च कर दिया। लेकिन मसारो फिर भी मुतमईन ना हुए। उन्होंने अपने इंजीनियर्स की टीम को और भी ज्यादा एडजस्टमेंट के लिए पुश किया ताकि प्रोडक्ट को मजीद छोटा बनाया जा सके, और इस कोशिश के नतीजे में बना TR-63, जिसे दुनिया का पहला पॉकेट साइज ट्रांजिस्टर रेडियो माना जाता है। यहाँ भी सोनी ने अपनी मार्केटिंग में चालाकी दिखाई। असल में TR-63 आम पॉकेट्स में फिट नहीं आता था, इसलिए कंपनी ने खास तौर पर ऐसी शर्ट्स तैयार करवाई जिनकी पॉकेट्स साइज में थोड़ी बड़ी होती थी, ताकि सेल्समैन जब कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाएं तो वो आराम से जेब में फिट हो जाए। ये प्रोडक्ट निकलते ही हिट हो गया। ये एक ऐसा पोर्टेबल रेडियो था जिसकी कीमत आम आदमी की पहुंच में थी, और ये एक बड़े पैमाने पर फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट बन गया। इस कामयाबी के साथ सोनी जापान की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनियों में से एक बन गई। 1957 तक कंपनी में 1200 से ज्यादा मुलाजमीन हो चुके थे और 1960 तक अकियो ने अमेरिका में सोनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, और इसी के साथ ही सोनी अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली पहली जापानी कंपनी बन गई। यहाँ एक तरफ अकियो अमेरिका में अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर रहे थे, वहीं दूसरी जानिब मसारो एक नई इनोवेशन पर दिन रात एक कर रहे थे। 1950s के मिड तक रंगीन टीवी मार्केट में आने लगे थे, लेकिन उनकी तस्वीर धुंधली, मध्यम और कीमत बहुत ज्यादा होती थी।
ज्यादातर लोग अब भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को ही प्रेफर करते थे। जो भी कंपनी सबसे पहले एक ऐसा कलर टीवी तैयार करती जो कीमत में कम और क्वालिटी में बेहतर होता, वो मार्केट में छा सकती थी। ये एक बड़ी दौड़ थी और मसारो इसे जीतना चाहते थे। और फिर 1961 में सोनी ने अपना खुद का कलर टीवी तैयार करना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी को बेहतर करते, मसारो ने इसे बिल्कुल नए सिरे से इजाद करने का फैसला किया। लेकिन जब ये टीवी तैयार हुए तो इनमें हर तरह के अजीबोगरीब टेक्निकल फॉल्ट्स मौजूद थे। सोनी को इन टीवी यूनिट्स को अपनी असल लागत से भी कम कीमत पर फरोख्त करना पड़ा ताकि ये डिफेक्टिव स्टॉक निकल जाए, और ये सोनी की तारीख की सबसे बड़ी नाकामी लग रही थी। लेकिन हमेशा की तरह मसारो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर तस्वीर के म्यार को बेहतर बनाने, लागत को कम करने और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तमाम खामियों को दूर करने में दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना लिया जिसका नाम ट्रिनिट्रॉन रखा गया। सोनी का यह नया टीवी उस वक्त मार्केट में मौजूद तमाम कलर टीवी के मुकाबले में ज्यादा चमकदार और ज्यादा क्लियर पिक्चर फराहम करता था। इस शानदार क्वालिटी की वजह से सोनी इस टीवी को ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर सकती थी और ज्यादा प्रॉफिट बना सकती थी, जो कि उन्होंने बनाया भी। नेक्स्ट 2 डिकेड के अंदर सोनी दुनिया की सबसे बड़ी टीवी बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी, जिसने एक अंदाजे के मुताबिक 280 मिलियन ट्रिनिट्रॉन सेट्स सेल किए थे। इस प्रोडक्ट ने 1973 में टेलीविजन में इसकी सर्विसेज के एतराफ में एमी अवार्ड्स भी जीता। ट्रिनिट्रॉन की कामयाबी और सोनी की इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बाद ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गई। ये लोग क्वालिटी के लिए मशहूर हो चुके थे और मेड इन जापान के इमेज को बेहतर बनाने में कामयाब हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अकियो ने कई साल पहले ख्वाब देखा था। लेकिन वो इस शानदार लम्हे को ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर सके, क्योंकि सोनी एक ऐसी लड़ाई में दाखिल होने वाली थी जिससे उसकी पूरी सल्तनत तबाह हो सकती थी। सोनी की नाकाबिले यकीन स्ट्रगल की कहानी है, जो एक छोटी सी कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और इंटरटेनमेंट एम्पायर में तब्दील हो गई। अभी आगे चलकर सोनी को अपने सबसे बड़े पार्टनर से मिलने वाले धोखे को सहना है और कोरियन हैकर्स के बड़े साइबर अटैक का भी सामना करना है। सोनी की हिस्ट्री में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब मार्वल सोनी को अपने तमाम सुपर हीरोज सिर्फ 25 मिलियन में खरीदने की पेशकश करेगा, लेकिन सोनी सिर्फ स्पाइडरमैन को खरीदते हुए बाकी तमाम सुपर हीरोज को रिजेक्ट कर देगा, ये कहते हुए कि मार्वल के बाकी तमाम सुपर हीरोज में दुनिया को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अभी तो सोनी को गेमिंग की दुनिया में भी कदम जमाने हैं। तो आपको क्या लगता है, सोनी को वीडियो गेम्स में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़े होंगे? जवाब जानने के लिए आपको इस सीरीज की अगली वीडियो देखना होगी, और ये खास वीडियो आप मिस न कर दें। इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।